बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि आपका आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो सीरियस कंडीशन में होते हैं तो उस केस में हम लोग इंजेक्शन प्रेफर करते हैं ना कि टैबलेट। जिनकी हालत ऐसी होती है कि वो टैबलेट खा नहीं सकते हैं या फिर जिसको इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन ही क्यों करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन आपका डायरेक्टली किसमें सप्लाई किया जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में किया जा रहा है। और जब वो डायरेक्टली किया जा रहा है कि जितना अमाउंट उसका बाहर था उतना ही अमाउंट उसका बॉडी के अंदर यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा। इसके जस्ट अगर पॉजिटिव बात करें जैसे कि आपका रहता है टैबलेट। टैबलेट आपने वो 500 mg की ली तो 500 mg की उसके बाद वो कहां पर जाएगा, स्टमक में जाएगा टैबलेट, वहां पर डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने से पहले वो कहां जाएगी, आपका लीवर में जाएगी विद द हेल्प ऑफ वाटर सर्कुलेशन। यानी कि बिफोर एब्जॉर्प्शन वो कहां पर जाएगी, ड्रग जाएगी आपके लीवर में। और लीवर क्या कर जाएगी, तो लीवर क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। लीवर क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल एल्टरेशन ऑफ ड्रग, केमिकल एल्टरेशन। जब एल्टरेशन मतलब होता है चेंजेस। और हमारी जो ड्रग जानी चाहिए बायोअवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अनचेंज फॉर्म में जानी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है बायोअवेलेबिलिटी की, द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज। यानी कि जैसा उसका बाहर जितनी थी 500 mg के बाहर है तो 500 mg आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना चाहिए। वो उस ड्रग की क्या कहलाती है, बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है। अब चूंकि आपने टैबलेट ली तो टैबलेट क्या है आपके स्टमक में जाने के बाद वो माने और ये वाटर सर्कुलेशन से लीवर पे जा रही है। और लीवर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को मेटाबोलाइज करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो और हमारी ड्रग कैसी पहुंचती है, अनचेंज फॉर्म में। तो वो उस ड्रग की क्या बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। अब मैं एक चीज इस वजह से बताऊं आपको, आईवी रूट आपका कितना 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी। कितनी 100%। यानी कि जैसे ही आपने आईवी से इंजेक्शन दिया, आईएम से दिया तो उसका पूरा अमाउंट जितना बाहर था 500 mg का बाहर था तो 500 mg आपका कहां पर पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम पर पहुंच गया। इसलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या रहती है, 100% रहती है। अगर हम बात करें ओरल रूट की, ओरल रूट से अगर हम लोग देते हैं तो इसकी रहती है 5 से लेके 100%। 5 से लेके 100% तक बायोअवेलेबिलिटी रहती है। यानी कि क्यों इसकी कम क्यों रहती है, 5 क्यों रहती है, उसका रीजन ये है कि ड्रग आपने ली तो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद वो कहां जाएगी, वाटर सर्कुलेशन के थ्रू कहां जाएगी, लीवर में जाएगी। लीवर में जाके वो क्या मेटाबोलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वही बात हम करें रेक्टल की, एक आपका रेक्टल रूट होता है तो रेक्टल की 35 से लेके आपकी 100% होगी। 35 क्यों, ओरल से ज्यादा क्यों, अगर एनएस के थ्रू कोई ड्रग दी जाएगी तो फिर उसकी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि वहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ड्रग एब्जॉर्ब होने से पहले लीवर में जो मेटाबोलाइज हो रही है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा कि बिफोर गोइंग इनटू द ड्रग इनटू द लीवर, sorry, before going into the systemic circulation it goes into the liver with the help of water circulation। तो वहां पर ड्रग क्या हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म। जबकि ये ओरल रूट में होता है, जबकि रेक्टम रूट में ऐसा नहीं होता है। रेक्टम से आपका वो लीवर में नहीं जाएगी। अगर आप एनएस के थ्रू ड्रग देंगे तो लीवर में नहीं जाएगी, इसलिए इसकी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू ओरल रूट। ओरल से आपका खाएंगे स्टमक में गई, स्टमक से वो कहां जाएगी, लीवर में जाएगी, जहां पर वो ड्रग क्या हो रही है, आपकी मेटाबोलाइज हो रही है। लेकिन रेक्टम रूट में ऐसा नहीं होता। रेक्टम रूट में आपने एनएस के थ्रू दिया जाएगा तो वहां पर क्या ड्रग आपके लीवर में नहीं पहुंचेगी, वहीं के जो एब्जॉर्प्शन पॉइंट होंगे वहीं से वो एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंच जाएगी, आपका ब्लड में पहुंच जाएगी। वैसे ही आपका पैराडाइट रूट आईवी रूट से देंगे तो वो भी आपके डायरेक्टली किस में जा रही है, ब्लड में जा रही है। इसकी कैसे कितनी होती है, 100% होती है। और बायोअवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जैसे कि ये तो आपका हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप दे रहे हैं। एक आपका करता है डोजेस फॉर्म में कि कौन सा आप डोजेस फॉर्म ले रहे हैं। सपोज आप सॉलिड डोजेस फॉर्म लेंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी रहती है, कम रहती है। क्यों रहती है,
बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये तो अमाउंट वाली बात हो गई। अभी लोग बताइए आप क्या किस रेट से जा रहे हैं, किस दर से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं। तो अब अगर हम टैबलेट लेंगे तो डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, फिर कहीं जाके एब्जॉर्ब होगी। तो टैबलेट के कंपेयर में लिक्विड डोजेस फॉर्म की यानी कि सॉलिड डोजेस के कंपेयर में लिक्विड डोजेस फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो आपने सीरप लिया, वो इमीडिएट गया, उसको डिसइंटीग्रेट होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन फॉर्म में है और वो सीधा जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म की आपकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो बायो अवेलेबिलिटी इतना आपको समझ में है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड, यानी कि ड्रग किस रेट से और कितने अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है वो भी अनचेंज फॉर्म में, वो उस ड्रग की क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी। अब ये डिपेंड करता है कि किस रूट से आप ड्रग दे रहे हैं। अगर आईवी रूट से यानी पैरेंटल रूट से दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। अगर आप ओरल रूट से दे रहे हैं तो उसकी 5 से 100% हो सकती है, और अगर आप रेक्टल रूट से दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 25 से लेके आपका 100% हो सकती है। लेकिन इसका एक और दूसरा फैक्टर क्या है कि आप कौन सा डोजेस फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर आप सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर बायो अवेलेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म की ज्यादा होती है, और अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी अगर आप पैरेंटल रूट अपना रहे हैं तो उसकी 100% होती है। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में बायो अवेलेबिलिटी में? कोई भी डाउट? ठीक है।